हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने श्रव्य एजुकेशन हब के एक नए वर्टिकल श्रव्य एग्जाम्स की शुरुआत किया है। जैसा कि आप लोगों को ये आइडिया है कि सिविल सर्विसेज और अन्य स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा एक अलग डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है श्रव्य आईएएस, जिसमें आप लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिला। चूंकि आप में से ही बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे यूपी ट्रिपल एससी, अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं और टीचिंग एग्ज़ाम्स आदि की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस नए वर्टिकल की शुरुआत की गई है, ताकि हम एग्ज़ाम को डेडिकेट कर पाएँ और उन विद्यार्थियों से भी जुड़ें जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैनल का या इस पूरे के पूरे जो वर्टिकल का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम गुणवत्तापूर्ण वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध करा पाएँ, अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा पाएँ और साथ ही साथ एक बेहतरीन तैयारी का प्लेटफॉर्म हम बन सके और आप लोगों के काम आ सके। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने जो पहला एग्ज़ाम है वो लोअर पीसीएस, जिसकी डेट आप लोगों को पता है कि इसका जो डेट है वो 23 अगस्त है। इसको ध्यान में रखते हुए लोअर पीसीएस की एक कंप्लीट निःशुल्क लेक्चर सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू के बेस पे होगी। यानी कि वो पार्ट जैसे साइंस हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये काफ़ी ब्रॉड हैं। इनकी जो डेप्थ है वो अन्य विषयों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है और ज़्यादातर विद्यार्थी यह पाता है कि इन विषयों में उसके हाथ तंग होते हैं। तो जहाँ पे हम लोगों को ये आवश्यक लगेगा कि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको डिटेल में डिस्कशन, और जहाँ पे ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो पीवाईक्यू हैं और एमसीक्यू हैं, अगर उनके बेस पे भी हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें तो उनका काम हो जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग जो बचे हुए 42-45 डेज हैं, इसमें एक बेहतरीन लेक्चर सीरीज अपने श्रव्य एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे संबंधित 10 टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इसमें कुछ टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, वो हमारे श्रव्य लर्निंग ऐप पे उपलब्ध होंगे। प्रत्येक रविवार यह टेस्ट आयोजित किया जाएगा, तो आप वहां से जो है टेस्ट दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो चूंकि अब हमने इस एग्जाम को फोकस किया हुआ है, तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में इस एग्जाम की प्रकृति क्या है और एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनका वेटेज क्या है और किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे, वो एक बार आपसे डिस्कस कर लिया जाए। तो पहले हम एक कंप्लीट जो इसका स्ट्रेटजी है उस पर हम लोग बातचीत कर लें कि क्या सिलेबस है, ट्रेंड क्या है, हम किस तरफ जो है मूव कर रहे हैं और हमारी भूमिका क्या होगी। इन सारी चीज़ों पे हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चूंकि आपको आइडिया है कि इसमें कुल जो पद हैं वो 2285 पोस्ट हैं, 2285 पोस्ट हैं, और यह जो 2285 पोस्ट हैं विज्ञापन के समय थे। आशा है कि इसमें पदों की संख्या और भी बड़ी होगी। तो इसके माध्यम से ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्तियां होती हैं और कुछ पद ऐसे हैं जो काफी पावरफुल और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। जैसे आपका सहायक विपणन अधिकारी है, पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर जिसे हम कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राजस्व निरीक्षक और जिला सूचना अधिकारी। अब देखिए ये वो सारे पद हैं
जिनसे जनता से सीधे जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होता है। तो महत्वपूर्ण पद हैं, इसलिए अभी भी वक्त है कि हम जो हमारे कमजोर पक्ष हैं और जो हमारे स्ट्रांग पक्ष हैं उनको पहचान करके उन एरिया पे फोकस करें, जिससे हम अपनी सिलेक्शन की जो सुनिश्चितता है उसे बना सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कमीशन ने जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसे कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 के अंतर्गत विषयगत जो ज्ञान है, जैसे आपको अगर देख रहे होंगे तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो घटनाएं हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी, ये आपके पार्ट 1 के अंतर्गत आ रहे हैं। पार्ट 2 के अंतर्गत कंप्यूटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं, समसामयिक विकास एवं नवाचार। अब जरा देखिए कि जो ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी होते हैं। कहने को सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास, लेकिन रियल ये है कि जब इसको आप करने जाएंगे तो एंशिएंट, मिडोवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सेगमेंट हैं और इसके पढ़ने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है वो केवल 5। अब जरा सोच के देखिए, इतना बड़ा सिलेबस और केवल 5 क्वेश्चन। यही सेम सिचुएशन आपका पॉलिटी वाले सेक्शन में है, वहां पे भी केवल 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी केवल 5 क्वेश्चन, और जो इकोनॉमी है 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन। अब ये जो 5 सेगमेंट हैं इनमें कुल प्रश्नों की संख्या है 25, और इसमें जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो भी क्या है, 25 हैं। तो ये जो आपका एरिया है काफ़ी लेंदी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन हमें इस वाले एरिया में कैसे अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना है, हम इस पे आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखिए जरा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स। इसी तरह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, और डीआई में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, और जनरल हिंदी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस में आपके 15 मार्क्स के, और आपका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 उत्तर प्रदेश यानी यूपी जी के, उत्तर प्रदेश जो स्पेसिफिक जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ से 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो अब जरा पूरे सिलेबस का ऑब्जर्वेशन करने पर ये पता चल रहा है कि हमें सिलेबस काफ़ी डेप्थ में है और लेंदी है। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे विद्यार्थी के मन में ये तनाव बढ़ रहा है कि किस तरह से इतने ब्रॉड सिलेबस को कवर करें। तो यहाँ पे जो हमारी रणनीति होगी कि जो ये सेगमेंट हैं, विद्यार्थियों आपको ये बात का आइडिया होगा कि जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या है कि अगर 100 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 100 क्वेश्चंस यानी आपके जो लोअर पीसीएस है इसमें जो क्वेश्चन है वो 100 है, और मार्क्स भी आपके क्या हैं 100 है, और टाइम आपको मिल रहा है 120 मिनट्स का यानी 2 आवर्स का, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग। तो अब ये जो 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसमें पूरा जो सिलेबस जिसकी मैंने आपसे चर्चा किया, इस पूरे सिलेबस में 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस के केवल 20 to 25% एरिया से ही कवर किए जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कहने का आशय ये है कि सिलेबस के 25% एरिया से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 20% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 80% एरिया से पूछे जाते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि ये 20 to 25% एरिया वो कौन सा है, जैसे मैंने आपसे बात किया कि जो हिस्ट्री उन्होंने दिया हुआ है आपके सिलेबस में, अभी आपसे डिटेल में सिलेबस की डिस्कशन के टाइम पे हम आपसे बातचीत करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्टूडेंट्स, एकदम डिफाइन होता है कि कमीशन किन एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप पिछले साल के प्रश्न अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पाए होंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक, जहां से हर साल
ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। जैसे आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आप देख लीजिएगा जब एग्ज़ाम होगा तो आप पाएँगे कि इस वाले पार्ट से कम अगर वो 5 सवाल पूछ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन्स यहाँ से आएँगे। यानी अगर आप 1885 टू 1947 तक के इतिहास की क्रोनोलॉजी अगर आप तैयार कर लेते हैं, उससे संबंधित कुछ तथ्यात्मक सूचनाएँ, कुछ गवर्नर जनरल, कुछ घटनाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको सवाल मिल जाएँगे। तो इसी मैकेनिज़्म को हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक-एक सब्जेक्ट के माध्यम से। तो अब देखिए, तो इसे हमें स्मार्ट तरीके से जो है इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो आपका साइंस का पार्ट है, तो इन सब में हम इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आपको सिलेबस की कवरेज जो है वो करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि समय कम है तो हम कम किस तरह से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँगे। हमने आपसे बात किया कि पूरे सिलेबस को कमीशन ने कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो क्या है? विषयगत ज्ञान। इस पहले पार्ट में इन्होंने जिन चीज़ों को दिया हुआ है, अब देखिए इसमें ये है आपका भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ उन्होंने? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी। यानी इतिहास में आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या लिखा है इन्होंने? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परख जानकारी। मोटा-मोटा अगर हम लोग देखें तो इन्होंने एक तो ये बात किया है सांस्कृतिक, दूसरा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन के में आपका राष्ट्रवाद का उदय, इससे संबंधित जो घटनाएं हैं। अब देखिए जरा बात वही है कि इतने बड़े सिलेबस को डिकोड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो एमसीक्यू हैं उनके माध्यम से हम लगभग घटनाओं का कवरेज करा दें, ताकि एक बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जिन विषयों पे या जिन टॉपिक पे आपकी समझ कमजोर है वो मजबूत हो जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अब दूसरे देखिए पॉलिटी, तो पॉलिटी में चीज़ें क्या है कि आपको इसको अगर पढ़ना होगा तो संवैधानिक विकास और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, लोक नीति में आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान। इसको अगर आप पॉलिटी को जब स्टडी करेंगे तो इसको आप 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जो पहला पार्ट है उसमें जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि संवैधानिक विकास, इन्होंने लिखा हुआ है सिलेबस में, तो आपको करना क्या है कि संवैधानिक विकास यानी आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से लेकर के 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है वहां तक की घटनाएं आपको पढ़ना है। साथ ही साथ संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है या संविधान की जो विशेषताएं हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। यानी इसके अंतर्गत संविधान का जो विकास क्रम है, खासतौर से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक संविधान निर्माण के संबंध में जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं, और तीसरा संविधान की जो विशेषताएं हैं, अनुसूचियां, उसके भाग। तो यहाँ से मेरा पूरा का पूरा अनुमान है कि आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। दूसरे पार्ट को हम डिवाइड करते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना से लेकर के और जो आपका अनुच्छेद 1 टू अनुच्छेद 51A तक, ये दूसरा पार्ट है। यानी कि ये जो 1 टू 51A में आएगा तो उसमें आपका भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसका एक सामान्य सा परिचय, और दूसरा नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इनको आपको अनुच्छेद वाइज कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरा पार्ट में हम लोग बात करते हैं जो कार्यपालिका है, विधायिका, न्यायपालिका। देखिए जरा, अब जैसे कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। विधायिका मतलब राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित जो सूचनाएं हैं,
है ना, कि राज्यसभा में प्रत्येक जो राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा में प्रत्येक जो राज्य हैं वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या, इससे संबंधित जो प्रावधान है। न्यायपालिका में खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है और उसमें जो न्यायिक गतिशीलता वाले टॉपिक हैं वो आपको समझ होनी चाहिए। तीसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो आपका पंचायती राज है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और एक अंतिम जो चीज आपको जानना है, इसमें जो संवैधानिक और संविधानेतर जो निकाय हैं उनके बारे में। तो ये मैंने 5 पार्ट की बात किया, हर पार्ट से उम्मीद है कि एक एक सवाल ये पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपका पॉलिटिक का कवरेज हो जाएगा। अब देखिए भूगोल वाले पार्ट में, मतलब इंडिया एंड वर्ल्ड, तो आपको खास तौर से जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे विश्व का भूगोल आप पढ़ें तो उनके पर्वत, पठार, नदियां, झील, झरने, है ना, भू आकृतियां, कृषिगत जो आंकड़े हैं, आंकड़े सेम चीजें आपको भारत के संदर्भ में भी देखना होगा और विश्व के संदर्भ में भी देखना होगा। फिजिकल वाले पार्ट में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे एक होता है लोकल विंड, ठीक है, स्थानीय जो पवनें होती हैं, ठीक है। दूसरा आपका महासागरीय धाराएं। ये सारी बातें अगर आप कवर कर लेते हैं तो उत्पादन एवं उत्पादकता से संबंधित कुछ आंकड़े अगर देख लेते हैं तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। जनसंख्या एवं नगरीकरण इन्होंने दिया हुआ है तो उससे संबंधित चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यहाँ पे काफी डीप में दिया हुआ है, लेकिन आपको जिन जिन चीजों पे फोकस करना, जैसे एक क्वेश्चन पूरा आइडिया है कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि किस गोल में किन चीजों को टारगेट किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, आर्थिक नियोजन, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन बनाए गए थे जिसके तहत जो कुल 12 पंचवर्षीय जो योजनाएं चलाई गई वो आपको सारे पंचवर्षीय योजनाएं खूब अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बजट के अवयव, यानी जो सार्वजनिक वित्त है उसको 2 भागों में जो बांट के देखा जाता है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। तो उससे संबंधित जो कंपोनेंट हैं, बजट से संबंधित जो नए प्रोविजन किए गए हैं और वो आपको भली भांति तैयार होना चाहिए। और वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत जो मनी एंड बैंकिंग से संबंधित जो चीजें हैं, खासतौर से आरबीआई और उसके जो कार्य हैं, मुद्रास्फीति से संबंधित जो आंकड़े हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उद्योग, कृषि में क्या है कि कृषि में संबंधित जो योजनाएं हैं वो आपको दिमाग में रखना है। उद्योग से संबंधित कुछ नई चीजें, जैसे आईआईपी इंडेक्स वगैरह होता है, इसमें नई चीजें जो है अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, तो वो आपको दिमाग में, यानी करंट से जोड़ करके आपको ध्यान में रखना है। आधारभूत संरचना में जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, परिविमान, पत्तन, अब इन सब में आपको फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको तैयार होनी चाहिए। ये ज्योग्राफी में भी कॉमन है, इकोनॉमी में भी है, तो आप क्या है कि इसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अब देखिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं, यानी करंट अफेयर्स, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती हैं। तो दूसरा ये कि भी हम हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के भी लेक्चर शुरू होंगे डेली बेसिस पर और वीकली आधार पे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए बात आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, क्योंकि ये वो एरिया है यहाँ से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के, ठीक है। तो अब इसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रौद्योगिकी पे ज्यादा फोकस है। किस पे फोकस है? प्रौद्योगिकी पे। अब इसमें खुद देखिए कि विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, केवल एक शब्द से आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को पकड़ लेंगे। आपको फोकस कहां करना है? अनुप्रयोग पर।
अनुप्रयोग पे, यानी कि जितनी भी तकनीक है उसके दैनिक जीवन में, मानव के दैनिक जीवन में उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, उससे संबंधित गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट ने कोई नया इनिशिएटिव लिया है, कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपकी करंट बेस होंगी, करंट को बेस बना करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि करंट की चीज़ें भी तभी समझ में आएगी जब इसके कंसेप्चुअल जो पहलू हैं वो आपके ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना। अब जैसे एक चीज़ और क्या लिखा है इन्होंने, एक तो अनुप्रयोग हो गया, दूसरा क्या है, भारतीयों की उपलब्धियां, ठीक है, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, दी अनुप्रयोगी एवं तकनीक उपयोगी प्रौद्योगिकी, यानी ये सब कहाँ आपको करना है, ये सारी चीजें आपकी अप्लाई कहाँ होंगी, एक तो ये जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी में, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के जो रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इससे संबंधित चीजें। तो अगर जो चीजें आपके सिलेबस में है, अगर सीधे सीधे मैं बात करूं तो यह यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस के सिलेबस में है। तो यहां पे क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी चूंकि एमसीक्यू बेस्ड सवाल पूछा जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी वो पिछले 1-2 साल की जो करंट की घटनाएं हैं, इन क्षेत्र में जो नए डेवलपमेंट हुए होंगे, जो नए जो है एप्लीकेशंस हुए होंगे, नई जो अचीवमेंट हुई होंगी, उस पर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी अपनी जो तैयारी है उसका फोकस ऐसे क्षेत्रों में करना है जो नए रिसर्च डेवलपमेंट और नए एप्लीकेशंस बेस होंगे, ना कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में उलझना। अगर आप पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में उलझते हैं तो साइंस के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ पे कितना भी पढ़ लो लेकिन एग्जाम हाल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें स्मार्ट तरीके से जो क्वेश्चंस को ट्रेंड है, पिछले साल के जो सवाल हैं या इस नए सिलेबस पे जो उन्होंने एक पेपर अभी कंडक्ट कराया है राजस्व लेखपाल का सिलेबस, उसका भी सेम यही पैटर्न पे है। तो उनके प्रश्नों को देख करके आप आइडिया लगा लेंगे कि कमीशन का ट्रेंड किस साइड में है, तो आपको थोड़ा सा इसको ट्रैक करने में आसानी होगी। अब देखिए आपका जो पर्यावरण है, यहां भी सेम सिचुएशन है, 10 क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स, ठीक। एक चीज यहां पे एक क्लियर है कि इन्होंने लिखा हुआ है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। तो मेरा ख्याल है कि यहां पे हो सकता है कि 5 सवाल ये पर्यावरण से पूछ लें और 5 सवाल जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो अब देखिए सिलेबस में क्या लिखा है उन्होंने, एक तो ये है पर्यावरणीय सुरक्षा। अब देखिए ये मेन कीवर्ड है, इसको आपको परखना होगा। पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय संघात, पर्यावरण प्रभाव आकलन, जलवायु परिवर्तन, इन सब मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। आपको फोकस कहां करना है, फोकस करना यह है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इससे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके क्षरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं और इसके सुरक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, कौन सी स्कीम चलाई जा रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जैसे इन्होंने लिखा हुआ है वन्यजीव संरक्षण या फिर बायोडाइवर्सिटी, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, इसी के अंतर्गत आता है कि जैव विविधता संरक्षण की बात होती है तो वन्य जीव संरक्षण की बात होती है। तो उसके तहत जो है क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत और वैश्विक स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब इसी तरह से आप क्लाइमेट चेंज को देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या उपाय चल रहे हैं, इसी तरह से आप पाएंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, यहां से आपसे सवाल दोनों टाइप के बन सकते हैं कि एक तो ये कि पॉल्यूशन से संबंधित जो पॉल्यूटेंट हैं उनसे संबंधित रीजन क्या है, और एक और कि इस पर्यावरण पॉल्यूशन से बचने के लिए सरकार क्या स्टेप ले रही है राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने जो पर्यावरण जो के साथ साथ जो आपदा प्रबंधन का सिलेबस दिया हुआ है, अब इसमें जो है
भारत में जो आपदा है, ठीक है, तो इसमें जैसे तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या है, बाढ़, सूखा, भूकंप, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, आपदाएं हैं। तो जितनी भी आपदाएं हैं वो आपको जानना है, उसके कारण क्या है, उसके सुरक्षा के उपाय क्या हैं, परंपरागत उपाय क्या हैं, नवीनतम उपाय क्या हैं, और इसके न्यूनीकरण के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं। जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, अब इन्होंने लिखा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रोविजन क्या हैं ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, कब किया गया, ठीक है, इससे संबंधित जो है न्यू डेवलपमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है तैयार रखनी होगी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ, ठीक है, भारत का आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं, यानी यहाँ पे सिलेबस में बहुत क्लैरिटी है कि ये पूछेंगे क्या। तो अगर आप इन क्षेत्रों पे काम कर लेते हैं तो आपकी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगे। डीआई का जो मामला बनता है ये पूरी तरह से आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक न्यूमेरेसी है अगर वो आपको पता है, गणितीय जो संक्रियाएं हैं, और उसमें आपने प्रैक्टिस ठीक से किया है, तो पाई चार्ट, बार चार्ट एंड धन चार्ट के बेस पे जो सवाल पूछेंगे उन्हें बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो पिछले साल के पीवाईक्यूज हैं अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं, अगर उनको आप देख लेते हैं 3-4 सालों का, तो आपको इनका ट्रेंड पता चल जाएगा, और उस ट्रेंड पे फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। सेम बात लागू होती है जनरल हिंदी वाले पार्ट पे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करके देख सकते हैं, दो पार्ट में। पहला पार्ट तो हिंदी का वो है जो कंसेप्चुअल है, ठीक है, कंसेप्चुअल इन सेंस यहाँ पे बहुत ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी कमीशन यहाँ से आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जैसे पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ठीक है। तो अब इसमें जो है जैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शासकीय पत्र है और अर्धशासकीय पत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस के पॉइंट पे सवाल बन सकता है, या शासकीय पत्र और परिपत्र इसमें क्या अंतर होता है, तो उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, और जैसे कार्यालय देश और अधिसूचना है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है उसमें। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर पिछले साल के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जनरल हिंदी के ज़्यादातर सवाल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर आप उनको ठीक से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है, अगर हम इनडायरेक्टली अगर बात करें तो यह पार्ट भी एक प्रकार से साइंस का ही पार्ट है, साइंस का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा क्या है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। यानी कंप्यूटर के साथ साथ जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एक बड़ा पार्ट इसमें कवर हो रहा है। जैसे आप देखिए, खुद देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार, नवाचार क्या क्या हो रहे हैं आप लोग समझ ही रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी, एआई का जो दौर है उसमें कुछ नई तकनीक रोज डेवलप हो रही हैं। तो हम कितना अवेयर हैं उसके बारे में, क्योंकि आने वाला जो दौर है, अगर आपने तैयारी किया है तो आपको ये बात पता है कि एक रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, उसे कहा जाता है IR 4.0 या 4.0। तो जो IR 4.0 है, इसके कुल जो पिलर हैं उसमें एक मजबूत पिलर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग और 3D प्रिंटिंग। तो इनके बेस पे ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो किसके बेस पे है, इन्हीं के बेस पे टिका हुआ है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें किससे अटैच हैं, आईसीटी से।
आज आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो एआई हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जो प्रवेश कर रहा है, आने वाला जो दौर होगा वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होगा। तो जाहिर सी बात है कि कमीशन ने भी उसी को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को शामिल किया है। क्या क्या है, जैसे देख लिया मैंने लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। ठीक है, बाकी ऊपर का जो पार्ट है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। और ये सारी चीजें जो आपका आईसीटी वाला पार्ट है, न्यू डेवलपमेंट्स हैं, वो किस पे बेस हैं, कंप्यूटर पे बेस हैं। आने वाला जो दौर है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है ना, तो इन सारी चीजों का है। तो आपको एमएस एक्सेल, नोटपैड, इन सब की बेसिक जानकारी क्या है, होनी चाहिए। अगर आप ऑफिशियल काम से जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर के सेक्टर में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कमीशन ने इसका वेटेज भी क्या रखा है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक, तो यहां पे थोड़ा सा अप्लाइड होकर के सोचने की जरूरत है। अब आते हैं आपके जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, अब चूंकि काम आपको कहां करना है, यूपी गवर्नमेंट में, यूपी के अंदर करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, उत्तर प्रदेश की जो कला संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की जो राज व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भिक जो सिचुएशन है, यानी भूगोल से संबंधित जो जानकारी है, वहाँ का जलवायु, मृदा, वन्य जीव और कृषि उद्योग, इन सारी चीज़ों को आपको क्या है, जानना आवश्यक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में है, काफ़ी लेंदी सिलेबस है। तो अब हम लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम इस बड़े लेंदी सिलेबस को ठीक से कवर कर पाएं। तो मेरा जो, हम लोगों का जो प्लान है, हम इस सिलेबस को कुल 3 पिलर में बांट के डिवाइड करते हैं। 3 पिलर्स। पहला पिलर जो है क्या है, तो इसमें हम पहले पिलर की अगर हम बात करें तो जो आपके जो विषयगत सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको हम रखते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी। अब ये वो एरिया हैं, यहां से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स। दूसरा पिलर जो है वो हम रखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर साइंस की, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और यूपी स्पेसिफिक। अब देखिए जरा कि ये जो पार्ट है, जनरल हिंदी को भी आप इसी में रख लें, जनरल हिंदी एंड डीआई। ठीक है, जो जनरल हिंदी और डीआई है, ये वाला जो पार्ट, इसमें हमने आपसे कहा कि यहां पे आप अपने आप को ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे आधारित है। अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। जनरल हिंदी को पीवाईक्यू के आधार पर और डीआई को पीवाईक्यू के आधार पर प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखिए जरा, साइंस से आ रहे हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस से आपके आ रहे हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपके आ रहे हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, और जो यूपी स्पेसिफिक है यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। यूपी स्पेसिफिक से जो आपके सवाल आ रहे हैं वो
20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो अब ये आपके 55 मार्क्स हो गए और 55 क्वेश्चंस, ठीक है। और 55 प्लस 20 आपके कितने हो गए? 75 क्वेश्चंस। यानी आपको अपनी एनर्जी का 75% कहां यूज करना है? इस वाले पिलर 2 पे यूज करना है। यानी जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका 75% आपको यहां पे देना होगा, ठीक। तो तीसरे पिलर के रूप में हम खुद को रखते हैं कि जो हमारी टीम है वो आपको इस 75% के लिए वर्क करेगी, कि खास तौर से आपको रिवीजन क्लासेस और टेस्ट खुद के इवैल्यूएशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ आप चाहे तो जो करंट अफेयर्स है इसको भी चाहे तो टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये भी आसान हो सकता है। तो इस तरह से आपका पूरी की पूरी जो तैयारी है लोअर पीसीएस का, उसके रोड मैप पे हमने आपसे चर्चा किया। अब बात आती है कि हम लोग कब से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे हमारे पास क्वेरी भी आई थी बच्चों की। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और साथ ही डिजास्टर जो मैनेजमेंट है ये वाला, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसकी जो क्लासेस हैं इन दोनों सब्जेक्ट के साथ 2 क्लासेस पर डे आपको जो है मिलेंगी, और इन्हीं जो सब्जेक्ट आपका चलेगा उसी पे आधारित जो है वो अगले संडे को टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पे करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे ही इसमें स्टूडेंट कंफर्ट फील होते हैं तो हम एक आध सब्जेक्ट की और शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल अभी 2 सब्जेक्ट आपको डेली बेसिस पे 2 क्लासेस, और साथ ही जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक सुदृढ़ बना सकते हैं। तो आज से ही आप शुरुआत करें। बस ये है कि समय कम है, तो आपको एक बेहतर रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। यहाँ पर एक एक सवाल, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि फेल होने के लिए 10 नंबरों की जरूरत नहीं होती, 1 नंबर भी आपको क्या है फेल करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जहाँ से आपको लगे कि ये मेरा एक एक नंबर मजबूत हो सकता है, उस पर आप काम करें। अंतिम बात दोस्तों, इतने पद और अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए अभी समय है कि अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें। जहाँ पे वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको ठीक से मजबूत करें कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।